पहले जी बच्चों आप लोगों ने हेडिंग बनानी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? देखिए जब भी आप लोग सपोज करते हैं, मैं कहता हूं यार ये एक ना सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर आप लोगों ने कोई सी भी ना गैस फिल की हुई है और आप लोगों ने ऐसे ही पिस्टन जो है इसको ऐसे इसके ऊपर रखा हुआ है और ये इसके अंदर गैस फिल की हुई है। अच्छा, अब आप लोग एक काम करते हैं बच्चों, आप लोग इसको ना एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं। मुझे बताएं जैसे ही आप लोग इस सिस्टम को बच्चों हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आप लोगों ने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, उस हीट का नाम है यार क्यू। आप लोगों ने क्यू हीट इस सिस्टम को प्रोवाइड की, ठीक है। मुझे बताएं क्या इस वक्त जो इसके अंदर मौजूद गैस थी, लेट वी से यार उसकी इंटरनल एनर्जी थी U1। प्यारे बच्चों उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी? U1। जैसे ही आपने इसको हीट दी, क्या ये हीट की वजह से गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। सपोज करते हैं वो इंटरनल एनर्जी बढ़ के U1 से कितनी हो गई? U2 से। इसका मतलब आपकी अप्लाइड हीट ने एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया और दूसरा ये मॉलिक्यूल्स बच्चों इसके ऊपर ना ऐसे पिस्टन के ऊपर ऐसे वर्क करना शुरू करेंगे, उसको ऊपर को उठाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो यहां पर ओवरऑल रिजल्ट ये निकला कि जो हीट आपने अप्लाई की, सप्लाई की, वो हीट ने एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करवाया और दूसरा बच्चों सिस्टम से वर्क करवाया। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज किया और बच्चों वर्क डन बाय द सिस्टम करवाया। अब मुझे ये बताएं कि ये जो हीट है इसने दो काम किए हैं, एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, दूसरा उसे वर्क करवाया। अब आपको पता है और ये क्यों? तो दिस इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस इक्वेशन को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस लॉ के अकॉर्डिंग है? इट इज अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे? देखिए आपने ये हीट एनर्जी की फॉर्म में हीट दी, बदले में वो हीट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुई, जाया तो नहीं हुई, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस तो नहीं हुई, वही है जो अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हुई है। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो वी कैन से दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप लोगों को पता है ये हीट बच्चों पॉजिटिव भी हो सकती है, ये हीट नेगेटिव भी हो सकती है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, ये वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, ये वर्क डन प्यारे बच्चों नेगेटिव भी हो सकता है। देखें याद रखिएगा ये हीट जो है ये पॉजिटिव उस वक्त होती है जब सिस्टम में एंटर होती है। जब भी सिस्टम में हीट ऐड की जाती है तो उसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और जब किसी सिस्टम में से ये हीट लॉस होती है तो हम क्या लेते हैं? उसको नेगेटिव लेते हैं। सिमिलरली ये भी मैं कह सकता हूं बच्चों कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव कब? बच्चों जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है तो बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होता है। जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है, जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होती है। उसकी वजह देखें, आप लोग जब भी किसी सिस्टम में टेम्परेचर किसी सिस्टम का बढ़ता है तो आपको पता है टेम्परेचर के बढ़ने से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है। तो बच्चों व्हेन द सिस्टम टेम्परेचर राइजेस इंटरनल एनर्जी राइजेस एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव। सिमिलरली चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव व्हेन इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजेस देन इट्स चेंज विल बी नेगेटिव। ओके बच्चों, और उसके बाद वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। क्या ये कन्वेंशंस आपको याद हो जाएगी? अब पेपर में जब एमसीक्यू आता है एमडी कैट में, वो कई दफा आपको कहता है जी फलां हीट इतनी एंटर हुई, इतना वर्क हुआ, बताओ इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। कभी वो आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज दे देगा, वर्क दे देगा, हीट पूछ लेगा। तो आपने इन पॉजिटिव और नेगेटिव के साइंस को अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से। अगर आपको यहां तक क्लियर है, जस्ट रेज योर हैंड ताकि मैं आगे चल सकूं। हरी अब जल्दी जल्दी बच्चों, बहुत आसान चीज थी, अभी तक ये मुश्किल चीज नहीं आई कोई भी। ओके नाइस बच्चों, इसके बाद
अब हम लोग इसकी एप्लीकेशंस की तरफ जा रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस क्या है। हेडिंग बनाए एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। बच्चों इसके अंदर हम लोग 4 प्रोसेसेस पढ़ते हैं। कितने प्रोसेसेस पढ़ते हैं? 4 प्रोसेसेस पढ़ते हैं। आप एक काम करें, आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने ना बच्चों एक टेबल बना दें, ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल करके बना दें। एक में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस को पढ़ेंगे, एक में एडियाबैटिक प्रोसेस को पढ़ेंगे, एक में आइसोकोरिक और एक में आइसोबैरिक को। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक टेबल बनाए जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम लोग लिखेंगे सिस्टम। हम लोग प्यारे बच्चों इधर लिखने जा रहे हैं सिस्टम। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर हम लोग क्या लिखेंगे? सिस्टम के बाद हम लोगों ने दूसरे नंबर पर लिखना है उनमें उनकी डेफिनेशंस क्या क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उन सिस्टम्स की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, ओके। फिर हम लोग क्या काम करेंगे? डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने बच्चों उनकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशंस लिखनी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या लिखनी है? इक्वेशंस लिखनी है इन तमाम सिस्टम्स के लिए। बना ले शाबाश टेबल। इक्वेशंस के बाद बच्चों हम लोग इनके लिखेंगे ग्राफ्स। ठीक है जी, पीवी ग्राफ्स इनके बनाएंगे हम लोग, पीवी ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या काम करना है? सिस्टम, डेफिनेशन, इक्वेशंस, ग्राफ्स। उसके बाद बच्चों हम लोग लॉज को देखेंगे कि इनमें कौन कौन से लॉज कंसीडर होते हैं। ठीक है, ये लॉज को बल्कि भी रहने दें। ठीक है, ये इक्वेशंस के बाद में आप लोग नेक्स्ट लिख लें स्लोप। हम लोग इनकी स्लोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी स्लोप कौन कौन सी है। ठीक है, पहले इनको देखते हैं, फिर कोई आएगा तो अगली बातें भी हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले नंबर पे बच्चों सिस्टम जो है वो एक है जी हमारे पास आइसोथर्मल। लिख लें आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में आप लोगों को जैसा कि पता है, पहले मेरे साथ लाइन लगा देते हैं ऐसे ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस हमें पता चल जाए कि हमने कितनी कितनी यूज कर ली। उसके हिसाब से ये पेज आप इस टेबल को हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं जैसे मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, अच्छा आइसोथर्मल। उसके बाद है बच्चों दूसरे नंबर पे एडियाबैटिक, फिर है बच्चों आइसोकोरिक एंड द लास्ट वन इज आइसोबैरिक। ये 4 प्रोसेसेस है बच्चों आप लोगों के पास। ठीक हो गया, इनको आप लोगों ने जरा अच्छे तरीके से देखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। The process in which temperature of the system is constant is known as isothermal process। यार मेरी बात सुनो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट। जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है यार वहां पे इंटरनल एनर्जी भी तो कांस्टेंट होगी। बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। The process in which temperature is constant, internal energy is constant, change in internal energy is zero. This process is known as isothermal process. Okay. एडियाबैटिक प्रोसेस को हम फिजिक्स की मार्केट में इसका दूसरा नाम है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इट इज आल्सो नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसको बच्चों आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोला जाता है। अब एडियाबैटिक, अब इसमें क्या होता है, ना तो कोई हीट एंटर होती है ना लीव करती है सिस्टम में से। नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। कोई हीट ना तो एंटर होती है ना लीव करती है, तो हम बोलते हैं Q इज जीरो। ठीक हो गया, नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। अभी मैं बता रहा हूं बहुत डिटेल में, ये भी मैं बिल्कुल बड़ा मुनासिब आपको भी बता रहा हूं। नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें Q जीरो है। फिर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा? द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। तो बच्चों जिस प्रोसेस में सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ वहां पे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम वहां पर जीरो होगा। The process in which volume is constant and the change in volume is zero, this is known as isocoric process. And the process in which pressure of the system is constant, बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है और चेंज इन प्रेशर क्या होगा? जीरो होगा। That process is known as isobaric process। ये तो मैंने भी आप लोगों को इनकी डेफिनेशंस लिखवाई हैं। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है क्योंकि ये बड़ी आसान चीजें भी एंटीटेस के हवाले से बहुत पॉइंट्स इसमें आने हैं।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन हर चीजें मेरे को पता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होती है। अब देखें यहां पर डेल्टा U क्या यार, जीरो, मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू जीरो प्लस W, तो Q इज इक्वल टू W आ गया। इसका मतलब है आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने जितनी भी हीट दी होती है वो सारी की सारी बच्चों वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा जी बच्चों, अब आइसोथर्मल प्रोसेस में इक्वेशन ये बनी Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U इज जीरो तो Q इज इक्वल टू जीरो प्लस W, तो बच्चों आपका आंसर आ गया Q इज इक्वल टू W। ठीक है, फिर इसके बाद अगली बात सुने, क्या इसका मतलब ये सिस्टम ये शो कर रहा है कि आपने जितनी हीट दी वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट होगी? क्या कोई भी 100% ऐसा पॉसिबल है कि जितनी हीट दे वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए? नहीं, इसका मतलब ये जस्ट एक आइडियल केस के तौर पर कंसीडर किया जाता है, बस जस्ट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला ये। इसके बाद बच्चों आप लोग देखें नेक्स्ट, मुझे बताएं Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, देखें ये Q जीरो है, अच्छा इस Q को जीरो पुट कर दें, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो यहां से दो रिजल्ट निकलते हैं। मेरी बात याद रखना, मैं जो बातें आपको ये टेबल में बता रहा हूं ना, एंट्री टेस्ट के हवाले से ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट है और बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। सुन लेना मेरी बातें गौर से, यहां से देखें Q को मैंने जीरो पुट किया तो आगे से जीरो इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W आ गया। अब दो चीजें आ रही हैं, यहां से यूं भी आ सकता है W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, या बच्चों यहां पे ये भी आ सकता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। हो है, देखेंगे क्या चक्कर है। देखो या डेल्टा U को उधर ले जाए माइनस हो जाएगा, या W को उधर ले जाए उधर जाके माइनस हो जाएगा। इन दोनों में अब क्या फर्क है सर? एक एक्सपेंशन है और एक which one is expansion, which one is compression, that is the सर actual वर्क point। डन जो पॉजिटिव होगा वो एक्सपेंशन होगी, जहां पे वर्क डन पॉजिटिव होगा वो एक्सपेंशन होगी। हाँ जी, और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज, चले इधर सुने, अब इधर देखें, आप लोग ना ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन का अक्सर बच्चे नहीं बल्कि 99% बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको इसका एक देसी तरीका बताता हूं, देखें W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, ये जो सरकारी अन्य है उनके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूं, ठीक है। ये W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, देखें इस वक्त W के साथ कौन सा साइन है प्यारे बच्चों, बोलो जरा, प्लस का साइन है। मुझे बताएं प्लस का साइन क्या शो करता है कि वर्क इज, बोलो बोलो जल्दी बोल दो, अब बोलते जाना कोई मसला नहीं है, वर्क इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम। पॉजिटिव का मतलब है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अच्छा, जबकि डेल्टा U का मतलब, नेगेटिव डेल्टा U का मतलब है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज की। अच्छा, ये पता है कब होता है? ये देखें आप लोगों ने एक पिस्टन के अंदर, ये ऐसे सिलेंडर के अंदर गैस भरी थी, ये पिस्टन है, जब ये सिस्टम वर्क करेगा ना ऐसे ऊपर को, ठीक है, तो देखें यहां पर ये सिस्टम जब वर्क करेगा तो बच्चों गैस ने एक्सपेंड हो जाना है। जब आप लोग देखें सिस्टम वर्क करेगा गैस ने एक्सपेंड होना है, ओवरऑल उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करनी है। इसका मतलब जब सिस्टम वर्क करेगा, सिस्टम जब वर्क करेगा वो खुद तो पॉजिटिव है मगर वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करवा देगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। एंड दिस इज नाउन एज, कौन सी कंप्रेशन बोलें इस चीज को, कंप्रेशन बोलेंगे या एक्सपेंशन? जब सिस्टम वर्क करेगा पिस्टन ऊपर को उठेगा, ये एक्सपेंशन होगी। तो बच्चों W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U किसको शो करेगा, बोले? एक्सपेंशन को शो करेगा। अब मैं बताता हूं इसको एडियाबैटिक भी क्यों बोलते हैं, इसके अंदर भी बड़ी कहानी है बट अभी बेसिक सुन लें। अच्छा, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W का क्या मतलब है? देखें जब आप लोग सिस्टम के ऊपर, इसके ऊपर वर्क करेंगे ना, सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो सिस्टम में गैस कंप्रेस हो जाएगी। अब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है नेगेटिव, मगर वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को क्या कर रहा है, इंक्रीज। मतलब नेगेटिव वर्क सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, गैस को कंप्रेस कर रहा है। सो दिस इज नोन एज एडियाबैटिक कंप्रेशन। दिस इज द वेरी बिग कंफ्यूजन फॉर एंट्री टेस्ट स्टूडेंट्स। ठीक हो गया? हाँ जी, ठीक है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है इसके लिए जिसको आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। क्या ये दो बातें समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बोल दें सर। जी जी सर जब हीट ही नहीं गई उसके अंदर तो कैसे खुद ब खुद वर्क मैं डन बताता कर हूँ, देगा? नहीं, मैं बताता हूँ पुत्र, अभी तो मैं एडियाबैटिक को डिस्कस करना है, अभी मैंने जस्ट इस इक्वेशन के लिहाज से बताया है, ठीक है। अभी मैं उस पूरे प्रोसेस को डिस्कस करता हूँ एडियाबैटिक और आइसोथर्मल को अलग से, इसके अंदर बड़े काम के पॉइंट आने हैं। अभी जस्ट मैंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हवाले से ये चीज बताई है, ठीक है। अभी हीट उसमें एंटर या लीव करवाएंगे, जाहिर बात है आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एंटर भी होती है, लीव भी करती है। ये देखें मैं आपको ना चार प्रोसेस समझाता हूं,
जरा गौर से सुनना, ये नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट तो बड़ा जबरदस्त था जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहां पर एक्सक्यूज मी सर, लास्ट पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, काइंडली समझ नहीं आई इस बात की। अच्छा ये देखो, मेरी बात सुनो, ये वाला पॉइंट कंप्रेशन या एक्सपेंशन वाला, ओए अहमद केड़ा जो आपने रेज कर दिया वो पॉइंट केड़ा, अच्छा अच्छा चल आ जा इधर, वापस आ जा मेरा पुत्र, वापस आ। सुने इधर, सपोज करते हैं ये अहमद भाई के पास गलती से एक सिलेंडर आ गया। मेरा पुत्र तू एफएससी तो करने आया हुआ है ना, एंट्री टेस्ट तो पढ़ नहीं रहे। ये देखें ऐसे, अगर ये समझ आ गई है। लास्ट पॉइंट आपने कोई बोला था, वो मुझे आवाज नहीं है उसकी, वो पूछा था बस सर। मैंने हुन भूल गया केड़ा पॉइंट बोलिया सी मैं। बस सर आई तक गल है। ये देखें जरा, हेलो, ये देखें इधर, यहां पर आप लोग देखें इस प्रोसेस में मैं क्या काम करने लगा हूं, इस पिस्टन को ना ऐसे डाउनवर्ड कंप्रेस करता हूं, ठीक है। अच्छा मैं इसके ऊपर कोई वेट्स रखती है, कोई भी वेट्स रख दी, ये नहीं पता लगे बंदा बैठाया है, हम इसके ऊपर वेट्स रखते हैं जिसकी वजह से हम इसको कंप्रेस करते हैं। अच्छा मैं जब इसको कंप्रेस करूंगा, ठीक है, मुझे बताएं क्या होगा। आपको पता है इस गैस के मॉलिक्यूल्स और करीब करीब आ जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे तो क्या होगा, इनकी इंटरनल एनर्जी, इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ, ये वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लेते हैं, नेगेटिव, ठीक हो गया। ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को क्या करवा रहा है, इंक्रीज। तो एक बात तो यहां पर सुने अब जरा, हेलो सुनते जाना, अब काम के पॉइंट आने लगे बड़े। जब आप लोगों ने इसको कंप्रेस किया, ठीक है, इस नेगेटिव या पॉजिटिव को भी गोली मारो, मैं पहले एक बेस से समझाता हूं वरना तुम लोगों ने घूम जाना है। मुझे बताएं क्या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अच्छा हम क्या काम करते हैं बच्चों, हम लोग इसके नीचे रख देते हैं एक एलटीआर, एलटीआर बोलते हैं लो टेम्परेचर रेजरवायर को। ये क्या काम करेगा, देखें आप इसको कंप्रेस करेंगे, जितनी इंटरनल एनर्जी, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, एलटीआर उस टेम्परेचर की एक्स्ट्रा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और सिस्टम के टेम्परेचर को क्या रखेगा, बोलो, कांस्टेंट रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखें आपने प्रेशर बढ़ाया, अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ गया। अब हुआ क्या, आपने एलटीआर लगा के वो एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकाल दिया सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज, क्या नाम देते हैं इसको, जल्दी बोलना यार, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये समझ लगा पहले, ये पॉइंट समझ में लगा, जल्दी बताना। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक लो टेम्परेचर रेजरवायर की जरूरत पड़ती है जो सिस्टम की एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा फिर आप लोग एक काम करें, अब अगर इसी पिस्टन को बच्चों, ये गैस आपने फिल की हुई है, इसी पिस्टन को मैं जब ऊपर को मूव करवाऊंगा, एक्सपेंड करवाऊंगा, अंदर गैस भी एक्सपेंड हो जाएगी। अब मुझे बताएं जब अंदर गैस एक्सपेंड होगी तो बच्चों उसकी इंटरनल एनर्जी तो डिक्रीज करेगी। हम क्या काम करेंगे, हम नीचे एक एचटीआर रख देंगे, हॉट टेम्परेचर रेजरवायर। ये इस सिस्टम को एक्स्ट्रा हीट देकर उस सिस्टम के टेम्परेचर को भी क्या रखेगा, कांस्टेंट ही रखेगा। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल कंप्रेशन। इज इट क्लियर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहां तक समझ लगी, इन दो पॉइंट्स की तो हैंड रेज करिए जल्दी जल्दी। इसका मतलब एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो इसका मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन में एलटीआर इज रिक्वायर्ड, जबकि एक्सपेंशन में एचटीआर इज रिक्वायर्ड। चलें अब अगली बात करते हैं, ये दो प्रोसेसेस हो गए हमारे। अगर ना यार मैं क्या काम करता हूं, ये एलटीआर नहीं लगाता यार। अच्छा अब देखें, मैंने एलटीआर नहीं लगाया, ठीक है, एलटीआर मैंने नहीं लगाया, मैंने क्या काम किया, मैंने डायरेक्ट बच्चों इसको कंप्रेस किया। क्या अब ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जल्दी बोलें। नहीं, अब ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक तो बात ये होगी। अच्छा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, अगली बात बोलें जल्दी। होगी, फ्रिक्शन होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, इंक्रीज हो जाएगा। यस टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अच्छा एक बात तो ये भी डन होगी, टेम्परेचर अब कर गया बच्चों इंक्रीज। अच्छा इंटरनल एनर्जी भी क्या कर जाएगी, बोले, इंक्रीज। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। अच्छा जबकि आप लोगों ने जो वर्क किया सिस्टम के ऊपर वो क्या है, नेगेटिव। तो आपका नेगेटिव वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है।
यानी आपका नेगेटिव वर्क इज इक्वल टू डेल्टा यू आ रहा है, ऐसे ही है हीट। Yes. और देखें आपने इसकी वॉल्स को क्या किया होता है, मजे की बात सुने, आप लोगों ने इसकी वॉल्स को इंसुलेट किया होता है। सुनना, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कंटेनर की दीवारें होती हैं वो कंडक्टिंग होती हैं ताकि हीट बाहर निकल सके या एंटर हो सके सिस्टम के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो एक बड़ी बम्ब लाइन सामने आई कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्स क्या है, वॉल्स आर, बोलो बोलो बोलो, कंडक्टिंग। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कंटेनर की वॉल्स होंगी वो कंडक्टिंग होनी चाहिए ताकि हीट निकले भी, एंटर भी हो और सिस्टम के टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। बट आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्स क्या होनी चाहिए, वॉल्स आर नॉन कंडक्टिंग। क्यों? क्योंकि इसमें तो ना हीट एंटर करवानी है ना लीव करवानी है। अब एक बच्चे ने पूछा सर जी अगर हीट एंटर और लीव नहीं हुई तो इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ गई? भाई आप कंप्रेस कर रहे हैं यार उसको, आपने उसके ऊपर प्रेशर लगाया, गैस कंप्रेस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। एंड दैट प्रोसेस इज, अब देखेंगे आइसोथर्मल तो रहा नहीं, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा। इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एडियाबैटिक कंप्रेशन। और इसीलिए एडियाबैटिक कंप्रेशन में देखें डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू आया था। इज इट क्लियर नाउ? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क फ्रीली, हरी अप, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टैंड। जल्दी जल्दी बच्चों मिनट लगाओ। अब देखें, अब अगली बात सुने, इसमें क्या है, इसमें आप लोग बच्चों अब HTR को रिमूव कर दें, HTR को रिमूव कर दें। आपने सिस्टम को एक्सपेंड करवाया, हीट एंटर नहीं की, वॉल्स इसकी नॉन कंडक्टिंग है, ना हीट बाहर निकलेगी ना एंटर होगी। अब ना हीट बाहर निकल रही ना एंटर हो रही, आपने ऊपर को मूव करवाया पिस्टन को, अंदर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। क्या हो जाएगा ओवरऑल टेम्परेचर, जल्दी बोलो, डिक्रीज। इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगी, बोलो ना यार, डिक्रीज। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव। जबकि सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पे प्लस W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आ रहा है एंड दैट इज नोन एज कौन सी एक्सपेंशन, बोल दिया करो, कौन सी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इसका कि वॉल्स कंडक्टिंग किसमें होनी है, नॉन कंडक्टिंग किसमें होनी है और बाकी कहानी। ओके बच्चों, ओके जी बच्चों, इसके बाद अब मैं आगे चलने लगा हूं। देखें अब ये तो सारी बातें हो गई हमारी छोटी छोटी, मैंने ये चारों प्रोसेस बताए। अच्छा मुझे जल्दी जल्दी आंसर दें, इन विच प्रोसेस LTR इज रिक्वायर्ड? चारों लिखे हैं मैंने, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल। यस। पहली बात तो याद रखें, आइसोथर्मल प्रोसेस में HTR या LTR चाहिए। अगर कंप्रेशन है तो LTR चाहिए, एक्सपेंशन है तो HTR चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में नो HTR नो LTR इज रिक्वायर्ड। एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्स क्या है, बोले, इंसुलेटिंग है, जबकि आइसोथर्मल में वॉल्स क्या है, कंडक्टिंग। फिर एक बड़ा काम का पॉइंट, जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस करना होता है ना तो हमें क्या करना पड़ता है, सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आना पड़ता है, रैपिड चेंज लेके आना पड़ता है। जब भी किसी सिस्टम में रैपिड चेंज आता है, रैपिडली कंप्रेशन, रैपिड कंप्रेशन या एक्सपेंशन से एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इट इज अ रैपिड प्रोसेस, इट इज अ फास्ट प्रोसेस। ये रैपिडली किसी चीज में चेंज आता है तो ये प्रोसेस होता है। जबकि ये क्या है बच्चों, इसमें आप लोग स्लोली किसी सिस्टम को मूव करवाते हैं, मतलब स्लोली किसी सिस्टम में स्लो कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो तो वहां पर यूजुअली आइसोथर्मल, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आपको सिस्टम को स्लोली चेंज करना पड़ता है उसकी पैरामीटर्स को, जबकि इसमें रैपिड चेंज से ये प्रोसेस होकर होता है। क्या ये छोटी छोटी बातें क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? अब मेरा ख्याल है अब क्लियर तो हो जाना चाहिए था। अब अगली बात देखें, जी सर। इसमें क्या होगा बच्चों, इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W। प्यारे बच्चों मैं इसको यूं लिख सकता हूं, W को P डेल्टा V, क्योंकि वर्क जो होता है वो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। अब चेंज इन वॉल्यूम तो इधर जीरो है, तो डेल्टा U प्लस जीरो, तो आपका Q किसके बराबर आ गया, डेल्टा U के बराबर आ गया। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U आ गया। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U। अच्छा फिर अब इसमें क्या होगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो बच्चों ये यूं ही रहेगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये देखें, अब ये आप लोगों के पास बच्चों चार इक्वेशंस आ गई हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है,
एडियाबैटिक के लिए क्या होता है, आइसोकोरिक के लिए क्या होता है, आइसोबैरिक के लिए क्या होता है। जस्ट इसको नोट कर लें जल्दी जल्दी ताकि मैं आगे चलूं। हरी अब जल्दी जल्दी मिनट लगाएं, जल्दी कर लिया। जी सर। अरे ओ बच्चों, फिर अगली बात सुनिए। अब बच्चों इनके लिए ग्राफ्स कैसे होते हैं, इधर देखें। आप लोगों को जैसा कि पता है पीवी ग्राफ मैंने इन सबके ड्रॉ करने हैं। पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ, आलो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इन सारे प्रोसेसेस के लिए पीवी ग्राफ हो है। चलो इधर देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है जो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में ग्राफ हासिल होता है, दैट इज समथिंग दिस, ये ऐसे। जबकि एडियाबैटिक में क्या होता है, देखिए आइसोथर्मल में अगर यूं होता है ना तो बच्चों एडियाबैट ज्यादा स्टीपर होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्म। ये एडियाबैट है नीचे वाला, ये ऊपर वाला आइसोथर्म है। तो एडियाबैट ज्यादा स्टीपर होता है, क्यों होता है उसकी भी मैं वजह बताता हूं आपको, ठीक है, ये आपने पढ़े हुए बचपन में। उसके बाद ये आइसोकोरिक में कैसा होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के ग्राफ की शेप यूं होगी, ये देखें, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर इज चेंजिंग। जबकि आइसोबैरिक में क्या है, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ग्राफ की शेप यूं होगी। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में पीवी ग्राफ जो होता है पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में पीवी ग्राफ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस होता है। क्या ये आपको चारों ग्राफ्स ओके हैं? जस्ट रेज योर हैंड। हरी अप प्यारे बच्चों। जी सर ओके। अब देखें अगली बात, यार स्लोप क्या होती है, स्लोप क्या होती है बताओ। स्लोप होती है वाई एक्सिस वाले और वेरिएबल को एक्स एक्सिस वाले वेरिएबल से डिवाइड करना। तो बच्चों इधर स्लोप जो आती है वो माइनस डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी आती है। नेगेटिव का साइन प्रेशर डिक्रीज को शो करता है, ओवरऑल डिक्रीजिंग को शो करता है, स्लोप डिक्रीजिंग को, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो ओवरऑल इसकी कैलकुलेशन होती है। जबकि इधर स्लोप क्या आती है, माइनस गैमा डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी। इसमें आपको पता है वो गैमा वाला फैक्टर होता है, वो क्यों होता है वो मैं भी यहाँ पे इक्वेशंस लिखूंगा ना, गैस लॉज वाली इक्वेशन, तो उसमें बताऊंगा गैस लॉज। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा ये वाला, उसमें मैं आपको बताता हूं कि ये गैमा क्या चीज है और ये क्यों आया यहाँ पे, या इसका क्या चक्कर है। अच्छा अब देखें जरा इधर, यार ये माइनस देखें, आपको पता है ये डेल्टा पी और वी तो आया, बस गैमा आ गया इधर इसके साथ। इसकी स्लोप क्या होगी बताएं, इसकी स्लोप होगी डेल्टा पी ओवर 0 विच इज इक्वल टू, बोलो ना, इनफाइनाइट। क्यों डेल्टा वी 0 क्यों लिखा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो इसकी स्लोप क्या आ गई, इनफाइनाइट। अच्छा इसकी स्लोप क्या आएगी, इसकी स्लोप आएगी 0 ओवर डेल्टा वी। तो बच्चों इसकी स्लोप क्या आ गई, 0 आ गई। इज इट क्लियर, चारों की स्लोप्स आ गई, बोलो बोलो बोलो। जी सर। गैस लॉज में आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ यूज होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ यूज होता है और बॉयल्स लॉ की इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट जस्ट। जबकि आइसोबैरिक अपना एडियाबैटिक प्रोसेस में भी बॉयल्स लॉ ही यूज होता है, बट इसमें बॉयल्स लॉ यूज होता है मोलर स्पेसिफिक हीट के साथ, यानी पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट के साथ। इज इट ओके? फिर इसके बाद बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट होता है तो प्रेशर का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन कंसीडर होता है, और इसको यहां पर यूज होता है चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। इधर जो रूल है ये इसे बोलते हैं चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर, यहां पे चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर यूज होता है, ठीक है। जबकि इधर यानी इधर आप यूं भी कह सकते थे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जबकि यहां पर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर गैमा है, ठीक है, और यहां पर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। फिर इधर क्या है बच्चों, इधर यूज होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ, जस्ट सिंपली चार्ल्स लॉ। तो ये आप लोगों को मेरा ख्याल है ये तो बचपन की बातें हैं, ये तो पता ही है। ओके बच्चों, ओके डन, बोलो ना डन सर जी सर डन। जी। इसके बाद बच्चों अब नेक्स्ट चीज बड़ी ही जो इंपॉर्टेंट है यहां पे, याद रखिएगा एक बात, वर्क डन इनके कैलकुलेट करने हैं यार। वर्क डन किस प्रोसेस में,
गैस लॉज के बाद वर्क डन की कैलकुलेशंस। बच्चों मेरी बात सुने, मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो वर्क होता है उसको नहीं लिख रहा। उसकी एक वजह है, क्योंकि इसमें लोगारिथमिक फंक्शन यूज होता है और वो कैलकुलेशन लेंथी होती है, इसलिए अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है एमडी कैट में, लिहाजा मैं इसको नहीं लिख रहा। उसके बाद दूसरी तरफ देखें, बॉयल्स लॉ में जो वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये आप लोगों ने जुबानी याद रखना है, वर्क इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होता है। ये कहां से आया, कैसे आया, इसकी आपको जरूरत नहीं, आप इसको जुबानी याद रख लें। हम इसको यूं भी कह सकते हैं, W इज इक्वल टू एन, फॉर्मूला लिखें, W इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। गैमा यहां पर मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये अक्सर औकात पेपर में पूछा जा सकता है। इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है। W इज इक्वल टू क्यू, आपको पता है W इज इक्वल टू क्या होता है, जनरली क्यू वी होता है, ठीक है। वो ओवरऑल वहां से कैलकुलेशन के बाद W इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी आता है। अगर ये नहीं याद रखना, ये याद रखना, एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, 8.314 जो होता है चेंज इन टेम्परेचर है, गैमा है। बच्चों इसका वर्क क्या होगा, जल्दी बताएं। इसका वर्क W इज इक्वल टू होता है P डेल्टा V, जनरल फार्मूला। मुझे बताओ यहां पर बच्चों डेल्टा V ही क्या है, 0, तो बच्चों इसका वर्क डन क्या होगा, बोले 0 होगा। जबकि इधर वर्क क्या होगा, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, बच्चों प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो यहां का वर्क जो होगा वो P डेल्टा V ही आएगा। अब एक बात सुने, एक मजे की बात आपको बताऊं, इन सब प्रोसेसेस में से इसका सबसे ज्यादा वर्क किस प्रोसेस का आपको नजर आ रहा है और सबसे कम वर्क, ये तो क्लियरली नजर आ रहा है, इसका वर्क सबसे कम नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं मिनिमम वर्क। जबकि इसका वर्क बच्चों P डेल्टा V डायरेक्ट आ रहा है पूरा, इसे बोलते हैं मैक्सिमम वर्क। इसका क्या आ रहा है, P एन आर डेल्टा टी ओवर गैमा माइनस 1, ये ओवरऑल कम आता है, ठीक हो गया। तो बच्चों इसका तो आपको जरूरत नहीं, यानी अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम वर्क किस प्रोसेस में परफॉर्म होता है, आइसोबैरिक में, मिनिमम किस में परफॉर्म होता है, आइसोकोरिक में। और आखिरी बात जाते जाते सुनना इस टॉपिक की, याद रखिएगा एक 2 नंबर तरीका, जिसकी स्लोप कम होगी उसका वर्क ज्यादा होगा। ये देखें, इसकी स्लोप क्या थी, 0, इसका वर्क क्या है, मैक्सिमम। इसकी स्लोप क्या थी, मैक्सिमम, इसका वर्क क्या है, 0। तो स्लोप का वर्क के साथ इनवर्स रिलेशन है इधर। जी बच्चों ये टेबल समझ में आ गया है। अब आखिरी चीज इस टेबल की भी रह गई है, मोलर स्पेसिफिक हीट। वो मैं भी आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो फिर साथ बताऊंगा, फिर आप इसमें लिख लेना। आखिरी कॉलम मोलर स्पेसिफिक हीट का रह गया है, वो मैं अभी टॉपिक पढ़ाऊंगा मोलर स्पेसिफिक हीट का, फिर बताऊंगा, फिर मेरी तरफ से ये टॉपिक पूरा खत्म। टेबल नोट कर लें, हरी अब जल्दी जल्दी। जी सर आइसोबैरिक के अंदर प्रेशर कौन 0 नहीं है, प्रेशर ना, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज 0, बट चेंज इन प्रेशर तो इसकी इक्वेशन में कहीं पे आता ही नहीं है, सिर्फ स्लोप में आता है, ठीक है। सर ये आइसोबैरिक में अगर प्रेशर कांस्टेंट भी है तो P डेल्टा V कैसे होगा, क्या मतलब, डेल्टा P देखो ना, प्रेशर इज कांस्टेंट तो चेंज इन प्रेशर इज 0, तो चेंज इन प्रेशर तो पूरी इक्वेशन में कहीं पे नहीं आता, तो वो इक्वेशन एज इट इज रह जाती है। ठीक है, ओके। हाँ जी बच्चों, अब हम लोग अगली वीडियो में इसकी नेक्स्ट चीजें डिस्कस करते हैं, बट ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि मैं आपको बता चुका हूं। चलें आगे।